नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 24 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, NNC 2215 जो चर्चा में है क्या है? NNC 2215 विच इज इन द न्यूज इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यह है स्मार्ट इंसुलिन। नवीनतम परीक्षण में NNC 2215 नामक एक इंजीनियर्ड इंसुलिन अणु विकसित किया गया है, जिसमें एक अंतर्निर्मित ऑन ऑफ स्विच शामिल है। इसे ब्लड शुगर यानी रक्त शर्करा के स्तर में उतार चढ़ाव के अनुसार स्वचालित रूप से अनुक्रिया करने में सक्षम बनाता है। आप सभी जान रहे हैं इंसुलिन का डायबिटीज से क्या संबंध है। डायबिटीज एक रोग है जो अग्नाशय यानी पेनक्रियाज द्वारा पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन करने में अक्षम होने अथवा शरीर द्वारा उत्पादित इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाने से होता है। भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए 7वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अभय को कहाँ लॉन्च किया गया? वेयर वाज द 7th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अभय लॉन्च फॉर द इंडियन नेवी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कटुपल्ली। इसे 25 अक्टूबर को LNT कटुपल्ली में लॉन्च किया गया। अभय की 80% से अधिक सामग्री स्वदेशी है, जो रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। रक्षा मंत्रालय ने 8 ऐसे जहाज़ों के निर्माण के लिए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। भारत में चीनी ताइपे यानी ताइवान का तीसरा कार्यालय कहाँ खोला गया है? वेयर हैज द 3rd ऑफिस ऑफ चाइनीज ताइपे ताइवान बीन ओपनड इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। चीन ने मुंबई में ताइवान सरकार द्वारा, कहाँ पर है ताइवान? ताइवान है यहाँ पर मैप में, देखिए ये रहा अपना इंडिया। तो चीन ने मुंबई में ताइवान सरकार द्वारा ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र TECC की स्थापना पर अपना विरोध जताया है। इससे पहले नई दिल्ली में 1995 और चेन्नई में 2012 में भी ताइवान के कार्यालय भारत में खोले गए थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे अन्य देश भी वीजा सेवाओं और सांस्कृतिक आर्थिक आदान प्रदान का समर्थन करने के लिए ऐसे केंद्र बनाए रखते हैं। एक प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्र और शीर्ष सेमीकंडक्टर उत्पादक के रूप में ताइवान भारत के साथ मजबूत संबंधों में रुचि रखता है तथा इसकी वर्ष 2016 की न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी का लक्ष्य एकल बाजारों, विशेष रूप से चीन पर निर्भरता को कम करना है। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उर्मिला चौधरी। नेपाल की उर्मिला चौधरी को नस्लीय समानता और मानवाधिकारों के प्रति इनकी प्रतिबद्धता को मान्यता देते हुए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने 42 सहकारी समितियों के माध्यम से पूर्व बंधुआ मजदूरों को सशक्त बनाने के लिए फ्रीड कमलारी डेवलपमेंट फोरम की स्थापना की। अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किस बैंक को 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया? Which bank has been declared India's best bank for 2024 by the US Global Finance magazine? The right answer is option number D, State Bank of India। 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह में ग्लोबल फाइनेंस ने 2024 के लिए SBI को भारत के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में मान्यता दी। SBI के चेयरमैन CS शेट्टी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। यदि आप 70वीं BPSC के लिए करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का PDF कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार SI की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल BPSC का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं BPSC प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिला करके 59 क्वेश्चंस टैली हुए थे। BPSC CDPO प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर से सिर्फ। उसके बाद
2023 में हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे। तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स, साल भर के करंट अफेयर्स को आप, यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज है, एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे, वहाँ पर जा करके आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। भारत के पहले निजी सैन्य विमान संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट बीन इनॉग्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वडोदरा। पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने 28 अक्टूबर को गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यह भारत में सैन्य विमानों के लिए पहला निजी क्षेत्र का फाइनल असेंबली लाइन है, जहां C-295 विमान का निर्माण किया जाएगा। एयरबस C-295 एक मध्यम सामरिक परिवहन विमान है, जिसे स्पेनिश एरोस्पेस कंपनी CASA द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था, जो अब यूरोपीय बहुराष्ट्रीय एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस डिवीजन का हिस्सा है। किस कंपनी ने भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए अमेरिकी चिप निर्माता एनवीडिया के साथ एक समझौता किया है? विच कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द US चिप मेकर एनवीडिया टू सेट अप AI इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। एनवीडिया के जेनसेंग हुआंग और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ऐलान किया है कि दोनों कंपनियों ने भारत में AI लाने के लिए एक करार किया है। इसकी घोषणा मुंबई में एनवीडिया AI समिट 2024 के दौरान की गई। अभ्यास सिम्बैक्स 2024 के हार्बर चरण का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द हार्बर फेज ऑफ एक्सरसाइज सिम्बैक्स 2024 हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहला
हार्बर चरण 23 से 25 अक्टूबर तक विशाखापट्टनम में, और दूसरा समुद्री चरण 28 से 29 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान ने मेजबानी की। इस अभ्यास में सिंगापुर की नौसेना का जहाज आरएसएस टेनेसियस और भारतीय नौसेना के आईएनएस शिवालिक समेत अन्य जहाज शामिल हुए। किस राज्य में बरदा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? इन विच स्टेट इज बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। यह अभयारण्य पोरबंदर के करीब 15 किलोमीटर और गिर वन राष्ट्रीय उद्यान से 100 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। अभी न्यूज में क्यों है? गुजरात के वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बरदा वन्यजीव अभयारण्य और बरदा जंगल सफारी के पहले चरण का उद्घाटन 29 अक्टूबर को देवभूमि द्वारका में कपूरडी चेक पोस्ट पर किया गया। यह अभयारण्य 192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें ऊंची और नीची दोनों तरह की पहाड़ियां हैं। यह एशियाई शेरों के लिए दूसरा आवास है गिर के बाद। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? हु वन द ओनली गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चिराग चिक्कारा। अल्बानिया के तिराना में आयोजित इस चैंपियनशिप में चिराग ने पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय कुश्ती दल ने अपने अभियानों को 9 पदकों के साथ समाप्त किया, जिसमें इनका जीता हुआ एक स्वर्ण पदक, एक रजत पदक किसने जीता? अंजलि ने फ्री स्टाइल 59 kg वर्ग में, और 7 कांस्य पदक किसने किसने जीता? विश्वजीत मोरे, मोनिका, नेहा शर्मा, शिक्षा, अभिषेक ढाका, सुजीत और विक्की। चिराग चिक्कारा अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय पहलवान हैं। इनसे पहले पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता अमन सेहरावत और रितिका हुड्डा ने स्वर्ण पदक जीता है। क्या आपने एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो वो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटेजी या रणनीति की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एम्पियन एकेडमी के कोर्सेज और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। विश्व न्याय परियोजना के 2024 नियम कानून सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 79th रैंक है इंडिया की। इस वर्ष सर्वेक्षण किए गए अधिकांश देशों 57% में कानून का शासन फिर से कमजोर हुआ है, और लगातार ये 7वां वर्ष है जब रूल ऑफ लॉ डिक्लाइन हुआ है ग्लोबली। भारत 142 में से 79वें रैंक पर है। भारत का स्कोर कितना था? 0.50। इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर है डेनमार्क और सबसे निचले स्थान पर है वेनेजुएला। दक्षिण एशिया में देखेंगे तो भारत नेपाल और श्रीलंका के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत के पहले लेखकों के गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इन विच स्टेट हैज इंडियाज फर्स्ट राइटर्स विलेज बीन इनॉग्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन देहरादून से लगभग 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय कला साहित्य और संस्कृति महोत्सव के साथ किया गया। इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से किया। इस पहल की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया गया है। हाल ही में लॉन्च किए गए स्वदेशी तेज गश्ती जहाज अदम्य और अक्षर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? रिसेंटली लॉन्च्ड इंडिजिनस फास्ट पेट्रोल शिप अदम्य एंड अक्षर हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोवा शिपयार्ड। भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी ने समुद्री सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अदम्य और अक्षर फास्ट गश्ती जहाज लॉन्च किए। ये जहाज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाए गए हैं और इनमें 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। ये जहाज निगरानी, नियंत्रण और गश्त के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनका निर्माण तटीय सुरक्षा और निगरानी के लिए किया गया है, जिनकी लंबाई 52 मीटर और अधिकतम गति 27 समुद्री मील है। वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक शतक जड़ने वाली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? हु हैज बिकम द फीमेल क्रिकेटर
हु हैज स्कोर्ड द मोस्ट सेंचुरीज फॉर इंडिया इन ODI क्रिकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंधाना। स्मृति ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच में शतक लगाकर मिताली राज के रिकॉर्ड को तोड़ा। स्मृति ने 88 पारियों में कुल 8 शतक लगाए हैं। मिताली राज के नाम 7 शतक हैं। पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अशोक चंद्रा। अशोक चंद्रा PNB के नए MD और CEO होंगे। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB ने इन्हें यह पद देने की सिफारिश की है। अशोक चंद्रा केनरा बैंक के ED हैं। वे अतुल कुमार गोयल की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। चेंचू जनजाति किस भाषा परिवार से संबंधित है? चेंचू ट्राइब बिलोंग्स टू विच लैंग्वेज फैमिली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, द्रविड़ भाषा परिवार। चेंचू जनजाति तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और ओडिशा में भी पाई जाती है। यह जनजाति अभी भी जीवन यापन के लिए केवल शिकार पर ही निर्भर है। यह कृषि कार्य नहीं करती है। इन्हें सबसे पुरानी तेलुगु भाषी जनजातियों में से एक माना जाता है। न्यूज़ में भी क्यों है? आंध्र प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत चेंचू विशेष परियोजना के बंद होने के परिणाम स्वरूप चेंचू जनजाति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये मुख्य रूप से वन क्षेत्रों में रहते हैं, जिनमें नल्ला मलाई वन और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं, तथा यह अपनी आजीविका के लिए वनोपज पर निर्भर होते हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी के लिए बैलन डी'ओर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? हु हैज वन द बैलन डी'ओर अवार्ड 2024 फॉर द बेस्ट मेल फुटबॉल प्लेयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रॉड्री। स्पेन के मिडफील्डर रॉड्री ने साल 2024 का यह पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर के तौर पर मिला है। रॉड्री ने विनीसियस जूनियर को हराकर यह पुरस्कार अपने नाम किया। रॉड्री ने मैनचेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग चैंपियन बनाया था और स्पेन की यूरोपीय चैंपियनशिप जीत में भी अहम भूमिका निभाई थी। 1960 के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले ये पहले स्पेनिश फुटबॉलर हैं। लियोनेल मेसी ने सबसे ज़्यादा 8 बार यह पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉल खिलाड़ी के लिए बैलन डी'ओर पुरस्कार 2024 किसने जीता? Who has won the Ballon d'Or Award 2024 for the best female football player? The right answer is option number C, एताना बोनमाटी। स्पेन की एताना ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है। एताना फेमिनी की खिलाड़ी हैं। इन्होंने बार्सिलोना के लिए लीगा F और चैंपियंस लीग डबल में अहम भूमिका निभाई। बैलन डी'ओर को गोल्डन बॉल पुरस्कार भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार यदि देश वर्तमान पर्यावरण नीतियों को बनाए रखते हैं तो वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से कितना डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा? अकॉर्डिंग टू द एमिशंस गैप रिपोर्ट 2024, इफ कंट्रीज मेंटेन करंट एनवायरमेंटल पॉलिसीज, ग्लोबल टेम्परेचर्स विल राइज बाय हाउ मच डिग्री सेल्सियस एबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3.1 डिग्री। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने बाकू अजरबैजान में UNFCCC की होने वाली COP29 की बैठक से पहले उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की है। राष्ट्रीय स्तर पर अभी निर्धारित योगदान के पूर्ण कार्यान्वयन से अभी भी 2.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होगी। पेरिस समझौते का लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखना है तथा इसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने का प्रयास करना है। वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के वर्ष 2025 से पहले चरम पर पहुंचने के साथ 2030 तक इसमें 43% की कमी लानी होगी, जो कि अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कितना था? अकॉर्डिंग टू द एमिशंस गैप रिपोर्ट 2024, व्हाट वाज द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन द ईयर 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 57.1 गीगाटन CO2 समतुल्य गैस। भारत का उत्सर्जन 6.1% तक बढ़ा है, जबकि समग्र वैश्विक उत्सर्जन वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2023 में
3% बढ़ा है। G20 देशों अफ्रीकी संघ को छोड़कर ने वर्ष 2023 में वैश्विक उत्सर्जन में कुल 77% का योगदान दिया है। 6 सबसे बड़े उत्सर्जकों की वैश्विक उत्सर्जन में भागीदारी कितनी रही? 63%। सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM के वर्तमान प्रमुख कौन है? हु इज द करेंट चीफ ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एल सत्य श्रीनिवास। 1991 बैच के IRS अधिकारी और भारत सरकार के वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव एल सत्य श्रीनिवास ने अतिरिक्त प्रभार पर GEM के CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका संभाली है। GEM के अंतिम CEO प्रशांत कुमार सिंह को नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। GEM पोर्टल को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके जरिए सरकारी विभाग, संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सामान्य इस्तेमाल की वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी कर सकते हैं। अपने टेस्ट करियर के पहले 8 मैचों में से प्रत्येक में 50 का आंकड़ा पार करने वाले इतिहास के पहले पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? Who has become the first male cricketer in history to cross the 50 mark in each of the first 8 matches of his test career? The right answer is option number C. कामिंदु मेंडिस। श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस को सितंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ भी चुना गया है। काफी कम समय में मेंडिस ने टेस्ट क्रिकेट में तहलका मचा दिया है। कामिंदु ने टेस्ट में सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की भी बराबरी करने में सफलता हासिल की है। बंधन बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new MD and CEO of बंधन बैंक? The right answer is option number C. पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। RBI ने पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को 3 साल की अवधि के लिए इस बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD और CEO के रूप में मंजूरी दे दी है। इन्होंने संस्थापक MD और CEO चंद्रशेखर घोष का स्थान लिया, जिन्होंने 9 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। बैंक के चेयरमैन कौन है? ये हैं डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये जो D ऑप्शन है ये किस बैंक के चेयरमैन है। T20 क्रिकेट में सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? विच टीम हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ द हाईएस्ट स्कोर इन T20 क्रिकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D, जिम्बाब्वे की टीम ने। जिम्बाब्वे की पुरुष टीम ने केन्या के नैरोबी में ICC पुरुष T20 विश्व कप क्वालिफायर में गाम्बिया के खिलाफ 344 रन बनाए 4 विकेट पर 20 ओवर में। कप्तान सिकंदर रजा ने 43 गेंदों पर नाबाद 133 रन बनाए। तो ये है हाईएस्ट स्कोर। कब बना था? 23 अक्टूबर को। सेकंड बेस्ट स्कोर है 314 पर 3 नेपाल द्वारा मंगोलिया के खिलाफ बनाया गया था 27 सितंबर पिछले साल। भारत ने अक्टूबर 2024 में T20 सीरीज के तीसरे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 297 पर 6 विकेट गंवाए थे, तो 297 रन का विशाल स्कोर बनाया था और यह भारत के नाम पूर्ण सदस्य टीम द्वारा सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड है। इसमें संजू सैमसन ने 44 गेंदों में शतक बनाया था। आइए अब UPSC स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट करतारपुर कॉरिडोर। सही उत्तर चुनना है। यह एक वीजा मुक्त सीमा पार और धार्मिक गलियारे के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है। यह करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जो कि नारोवाल पाकिस्तान में को डेरा बाबा नानक मंदिर गुरदासपुर पंजाब भारत से जोड़ता है। बिल्कुल सही है। इसका निर्माण 12 नवंबर 2019 को गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया था। यह भी सही है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर D, 1, 2 और 3 तीनों सही है। अभी न्यूज में क्यों है? भारत और पाकिस्तान ने इस कॉरिडोर समझौते को वर्ष 2029 तक बढ़ा दिया है, जिससे पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा तक भारतीय तीर्थयात्रियों की वीजा मुक्त आवाजाही अगले 5 वर्षों तक सुनिश्चित हो जाएगी। यह भारत में रावी नदी के पूर्वी तट पर भारत पाकिस्तान सीमा से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित है। तेनकाना मकड़ी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट तेनकाना स्पाइडर। सही उत्तर चुनना है। यह कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति है, जंपिंग स्पाइडर है। यह सही है। यह जंगलों में पाई जाती है। नहीं, यह गलत है। यह जंगलों में रहने वाली अन्य मकड़ियों के विपरीत शुष्क क्षेत्रों और जमीनी आवासों में पाई जाती है। यह दक्षिण भारत, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। सही है।
इसका नाम कर्नाटक में जयमंगली नदी के नाम पर रखा गया है, यह भी सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1, 3 और 4 कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। एथनोलॉजिस्ट की एक टीम ने जंपिंग स्पाइडर की इस नई प्रजाति तेनकाना की खोज की जो पूरे दक्षिण भारत में पाई जाती है। इससे पहले से ज्ञात 2 प्रजातियां शामिल हैं। इसमें कर्नाटक से एक नई प्रजाति तेनकाना जयमंगली को भी पेश किया गया है, जो कि जयमंगली नदी के नाम पर रखा गया है। न्यूट्रिनो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूट्रिनो। सही उत्तर चुनना है। यह एक उप परमाणु कण होते हैं जिनमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। यह कथन बिल्कुल सही है। ये ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर कण है, नहीं सबसे प्रचुर तो नहीं है, सेकंड स्थान पर है ये ब्रह्मांड में फोटोन के बाद दूसरे सबसे प्रचुर कण है और पदार्थ बनाने वाले कणों में सबसे प्रचुर है। इनका द्रव्यमान छोटा होता है और ये लेफ्ट हैंडेड होते हैं, यानी इनके घूमने की दिशा इनकी गति की दिशा के विपरीत होती है। ये पदार्थ के साथ बहुत कम ही परस्पर क्रिया करते हैं, वेरी रेयरली इंटरैक्ट करते हैं, इसीलिए इसे ऑब्जर्व करना कठिन है। यह सही है, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा कथन सही है। अभी न्यूज में क्यों है, चीन की जियांगमैन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला यानी जूनो न्यूट्रिनो पर डेटा संग्रह करने के लिए तैयार है। वर्ष 2025 के अंत में कार्यशील होने के लिए तैयार जूनो वर्ष 2030 के आसपास अमेरिकी डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट ड्यून से पहले आरंभ होगा। फ्लू गैस डी सल्फराइजेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फ्लू गैस डी सल्फराइजेशन। सही उत्तर चुनना है। यह जीवाश्म ईंधन संचालित बिजली घरों के उत्सर्जन से सल्फर यौगिकों को हटाने की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही। इसका प्रयोग अतिरिक्त अवशोषक के रूप में किया जाता है जो ग्रीप गैस से 95% तक सल्फर डाइऑक्साइड को पृथक यानी अलग कर सकता है, बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अभी न्यूज में क्यों है, CSIR राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने भारतीय ताप विद्युत संयंत्रों में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की स्थापना न करने की सलाह दी है, जिसमें कहा गया है कि सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का परिवेशी वायु गुणवत्ता पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। इस संस्थान की रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि SO2 उत्सर्जन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय PM यानी पार्टिकुलेट मैटर को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। चक्रवात दाना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साइक्लोन दाना। गलत उत्तर चुनना है। इसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी, नहीं, यह अंडमान सागर के ऊपर बने एक चक्रवाती परिसंचरण से उभरा जिससे दक्षिण बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना। तो अरब सागर नहीं बल्कि बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में यह उत्पन्न हुआ था। इस चक्रवात ने केरल राज्य में दस्तक दी, नहीं केरल नहीं बल्कि इसने उड़ीसा में दस्तक दी। कहाँ पर, भीतरकनिका और धामरा के बीच 100 से लेके 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रही थी तूफान की, और इसने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों को प्रभावित किया। इसका नाम कतर ने रखा था, हाँ ये सही है, इसका नाम कतर नहीं रखा था। तो गलत उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा, दो कथन गलत है। दोस्तों जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। समुद्री उष्ण तरंगें के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेराइन हीट वेव्स। सही उत्तर चुनना है। यह एक आवधिक मौसमी घटना है यानी पीरियोडिक वेदर इवेंट है, बिल्कुल नहीं। यह एक चरम मौसमी घटना है यानी एक्सट्रीम वेदर इवेंट है। यह तब होती है जब समुद्र के किसी विशेष क्षेत्र का सतही तापमान कम से कम 5 दिनों के लिए औसत तापमान से 3 या 4 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है। तो पहला कथन गलत हो गया। यह कई हफ्तों, महीनों या सालों तक चल सकता है, ये बिल्कुल सही है। इसके कारण प्रवाल विरंजन, समुद्री घास का विनाश और समुद्री वनों की हानि होती है, यानी ये कोरल ब्लीचिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ सी ग्रासेस और लॉस ऑफ मेराइन फॉरेस्ट में मददगार होता है, बिल्कुल सही है। यह हानिकारक है काफी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा और तीसरा कथन सही है। अभी न्यूज में क्यों है, एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने समुद्र में वृहद स्तर पर अप्रत्याशित ट्वाइलाइट जोन यानी गोधूली क्षेत्र में समुद्री उष्ण तरंगों और शीत लहरों का परीक्षण किया।
शीतलहर असामान्य रूप से ठंडे मौसम की अवधि को संदर्भित करती है जो प्राय कई दिनों या इससे अधिक समय तक प्रभावित होती है। और समुद्री उष्ण तरंगों के बारे में तो चर्चा इस प्रश्न में की ही गई है। दोस्तों इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।